मिल गया? चलिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बहुत छोटा सा एक्ट है, रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। अब थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर हम ओल्ड वालों की बात करें तो ओल्ड वालों में जो वो चैप्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वाला जो आपका पोर्शन है वो आपका JIGL में होगा। मतलब जब अभी हम JIGL में वो जब स्टार्ट करेंगे तो आपको उस वाली क्लास में आना होगा, वो हम बता देंगे। मतलब टाइम चेंज नहीं होगा, क्लास वो JIGL की होगी। आई होप आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर JIGL विल बी डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर EBCL। जब इंस्टीट्यूट आपका ये खेल खेल सकता है कि इधर से उधर, तो हम तो खेल ही सकते हैं, ठीक है। तो आई मेक श्योर टाइम टेबल में आपका कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, बट वो पोर्शन हम लोग वहां करेंगे। और जब ये लोग वहां चले जाएंगे तब न्यू वालों का इंटेलेक्चुअल वाला पोर्शन होगा, पार्ट बी। समझ में आ गया क्या बोला हमने? इग्नोर करो। हाँ हाँ हाँ, जब ये लोग JIGL में चले जाएंगे तब आप लोगों का पार्ट बी जो है वो होगा, क्योंकि इनके में पार्ट बी है नहीं, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये भी फेमा का ही एक रिलेटेड चैप्टर है, और यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब बाहर से जो भी बेनिफिट्स या बाहर से जो भी पैसा हमको मिल रहा है। अगर हम एक छोटी सी बात ये कहते हैं कि बाहर से यहाँ की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, लेट से, ठीक है, या यहाँ का कोई गवर्नमेंट का लीडर है या कोई पर्सन है जो बाहर से कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है, उसको बाहर से बहुत सारा पैसा मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बाहर से उसको पैसा क्यों मिल रहा होगा? कोई दूसरी गवर्नमेंट या कोई दूसरा देश क्यों हमारे यहाँ के किसी पॉलिटिकल पर्सन को, ठीक है, क्यों हमारे यहाँ के किसी पॉलिटिकल पर्सन को पैसा देगा? यहाँ पर हमारी सरकार ये कहती है एग्जैक्टली कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या ऐसा तो नहीं वो हमारे यहाँ के कुछ सीक्रेट्स निकलवाना चाहते हो, या वो अपनी कंट्री के लिए कुछ फेवर्स चाहते हो? तो हमारी कंट्री ये कहती है, हमारे देश का लॉ ये कहता है कि अगर यहाँ के, ठीक है, कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, NPOs हैं, NGOs हैं, ये लोग बेनिफिट ले रहे हैं तो वो अलाउड है। लेकिन उसके अलावा कुछ कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात, कौन कौन एलिजिबल है फॉरेन कंट्रीब्यूशन? जब हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब फंड्स हो गए, अमाउंट हो गया, शेयर्स हो गया, हो सकता है वो अपने शेयर्स दे रहे हो सकता है वो कुछ वैल्यूएबल आइटम्स दे रहे हो, ठीक है। तो अगर हम लोग कहते हैं कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबल में कौन आएंगे? वो सोसाइटीज, वो ट्रस्ट, वो NGOs, वो NPOs जो बाहर से डोनेशंस लेने के लिए एलिजिबल हैं, और इसके लिए उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है FCRA में। यानी कि एक ऐसी एंटिटी जो कि ये NGO या नॉट फॉर प्रॉफिट का काम कर रही है, वो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन ले सकती है ओनली आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन अंडर FCRA। और इसी एक्ट में उन्होंने ये भी बताया है कि वो कौन लोग हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जो ले ही नहीं सकते, जैसे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट के लीडर्स, ठीक है, जर्नलिस्ट हो गए, ओके, इस तरीके के लोग जिनसे हो सकता है वो कोई, अगर हम आपसे कहें पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, ठीक है, उसको बाहर की कंट्री की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दिए जा रही है, ठीक है, कभी कुछ वैल्यूएबल चीज भिजवा देती है, कभी पैसा भिजवा देती है, फॉरेन करेंसी भेजी जा रही है, तो इतना सब क्यों फेवर कर रही है? ऐसे केस में डाउट्स अराइज हो सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ के कुछ कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जो बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। इसी में ही एक और वर्ड आता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन में, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड हॉस्पिटैलिटी? इज इट एनी हाउ रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स? हॉस्पिटैलिटी कहाँ मिलती है हम लोगों को? आप कहाँ जाते हैं तो आपको हॉस्पिटैलिटी मिलती है? हॉस्पिटल जाते तब मिलती नहीं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी मतलब आपके लिए फेवर, आपके लिए बेनिफिट्स, ठीक है, सर्विस दे रहे हैं, ओके। अब अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर है, ठीक है, या कोई पर्सन है, वो फॉरेन गया और फॉरेन गवर्नमेंट ने उसकी पूरी की पूरी ट्रिप फ्री में सैंक्शन कर दी, उसको बहुत सारे गिफ्ट दे दिए, ठीक है, उसका रहना खाना घूमना सब फ्री में कर दिया, तो एक डाउट अराइज होगा कि उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग बाहर जाते हैं उनको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेना भी अलाउड नहीं होगा। इसके लिए पहले उनको अपनी सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, एंड देन ओनली दे कैन रिसीव एनी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो दिस इज दिस एक्ट ऑल अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन। बहुत सिंपल सा है, जरा देखिए। पहले तो इन्होंने एक वही बताया इंट्रोडक्शन। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट वाज ओरिजिनली इनैक्टेड टू रेगुलेट द acceptance and utilization of foreign contribution
or hospitality with a view to ensure that parliamentary institution, political association, academic and other voluntary organization, as well as individual working in important areas of national life may function in a manner consistent with the sovereign democratic republic. कह रहे हैं अगर आप बाहर से ऐसे बेनिफिट्स ले रहे हैं तो एक डाउट ये आ सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी कंट्री की कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन उनको डाइवर्ज कर रहे हो। इसलिए उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि कौन कौन ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता, और जो ले सकता है वो भी तब ले सकता है जब वो प्रॉपर उसका रजिस्ट्रेशन करा ले FCRA में। ओके, अब इसमें नेक्स्ट आइए, सीधे यहां से मार्क करिए। हाँ, ये भी ओल्ड, ये न्यू मतलब ओल्ड वालों में दिया है, ये सेम है, ये दिया है 2010 वाज इनैक्टेड, है ना, सबके में है। मतलब ये 2010 का डेटा है ना, ठीक है। चलो देखिए, कह रहे हैं द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 वाज इनैक्टेड टू रेगुलेट, अब पर्पस समझना क्या है इस एक्ट का, टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। धीरे धीरे समझेंगे। रेगुलेट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कौन कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकता है, कौन कौन यूटिलाइज कर सकता है, इसके रूल्स बनाएगा ये एक्ट। और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय सर्टेन इंडिविजुअल एंड टू प्रोहिबिट एक्सेप्टेंस। प्रोहिबिट एक्सेप्टेंस समझ गए, यानी कुछ कैटेगरी ऑफ लोग हैं जिनके लिए उन्होंने इस एक्सेप्टेंस को प्रोहिबिट कर दिया कि वो ले ही नहीं सकते। एंड सेकेंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब अगर हम आपसे ये कहें कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से समझिएगा, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकती है उसने बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले लिया और फिर उसने वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, ये अलाउड होना चाहिए क्योंकि इनडायरेक्टली वही हो रहा है। कह रहे हैं अगर वो एंटिटी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए अलाउड है वो अगर ले रही है देन इट हैज टू यूटिलाइज इट फॉर द डोनेशन पर्पसेस। आपको वो उसी पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा जिस पर्पस के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके रिलेटेड भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी फॉर एनी एक्टिविटीज डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। जो नीचे केस दिया है उसके सेकंड पैराग्राफ में बस एक लाइन देख लो, अगर आपकी बुक में नहीं है तो कोई बात नहीं, बस इतना देखो, टू इरेडिकेट मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इस एक्ट का मेन पर्पस ये था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का अब्यूज ना हो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मिसयूज ना हो, इसलिए इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। ठीक है, चलो अब जरा स्टार्ट देखते हैं इसके सेलिएंट फीचर्स, मार्क करते जाना। कह रहे हैं अब सेलिएंट फीचर्स ये दिया है ओल्ड में 2020 वाला भी, ठीक है। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ओरिजिनली तो ये एक्ट बहुत पुराना था, फिर 2020 में इसके अमेंडमेंट आए, तो ये कह रहे हैं कुछ अमेंडमेंट्स ये हैं। अमेंडमेंट इन सेक्शन 316(31)(c), पब्लिक सर्वेंट ऑल्सो विद इन द एम्बिट टू प्रोवाइड नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय एनी पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी आप कोई किसी भी तरीके का फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके इसी तरह कह रहे हैं प्रोहिबिट एनी ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ट्रांसफर ऑफ फॉरेन, अभी ये सब डिटेल में पढ़ेंगे प्रोविजंस। ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब जो एंटिटी एलिजिबल थी लेने के लिए उसने ले लिया और फिर उसने ट्रांसफर कर दिया किसी ऐसे पर्सन को जो प्रोहिबिटेड था, ये अलाउड होगा कि नॉट अलाउड होगा, नॉट अलाउड होगा। ठीक है, इसी तरह से देखो थर्ड है डिफरेइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये कुछ खास नहीं है, इतना डिटेल में आपके में दिया नहीं है। डी वाला देख लो, empowering the central government to require आधार नंबर एक्सेट्रा एज आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब ये कह रहे हैं अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो आपके कुछ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाए जाएंगे। ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं या ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहां से मेन एक्ट स्टार्ट हो रहा है, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, जिसमें सबसे पहले हम लोग मतलब पढ़ेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन का। देखिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन मींस क्या क्या आ जाएगा, डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर। कौन दे रहा है ये सब, फॉरेन एंटिटी। ठीक है, फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी फॉरेन एंटिटी। वो फॉरेन एंटिटी क्या दे रही है हमको, या तो डोनेशन दे रही है, ठीक है, या डिलीवर कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, क्या चीज, एनी आर्टिकल
कोई आर्टिकल दे रहे हैं वो हमको, ठीक है। मान लीजिए अगर हम आपसे कहें फॉरेन गवर्नमेंट थी, फॉरेन गवर्नमेंट ने यहाँ के किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को एक बहुत ही वैल्यूबल डायमंड दे दिया, तो एक डाउट नहीं अराइज होगा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतना कीमती डायमंड इनको दे दिया। तो ये कह रहे हैं अगर फॉरेन सोर्स यहाँ पर कोई आर्टिकल दे रही है उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। लेकिन आगे मार्क करो, लेकिन कह रहे हैं नॉट बीइंग एन आर्टिकल गिवन टू अ पर्सन एज अ गिफ्ट फॉर हिज पर्सनल यूज इफ द मार्केट वैल्यू इन इंडिया ऑफ सच आर्टिकल ऑन द डेट ऑफ सच गिफ्ट इज नॉट मोर देन सच सम एज में बी स्पेसिफाइड। मतलब अब मान लो यहाँ के किसी पर्सन को, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट ने एक पेन दे दिया, 10 रुपए का पेन था, ठीक है, तो कह रहे हैं ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं होगा। ये अलाउड होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं अगर बाहर की किसी गवर्नमेंट ने या बाहर की किसी एंटिटी ने यहाँ के किसी पर्सन को कोई आर्टिकल दिया है तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर वो आर्टिकल पर्सनल यूज के लिए दिया है जिसकी वैल्यू उस अमाउंट से कम है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका मतलब अलग अलग अमाउंट स्पेसिफाई करी होंगी, जो हम लोग को अभी फिलहाल मतलब नहीं, हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, ओके। तो कह रहे हैं अगर उस अमाउंट से कम अमाउंट का दिया हुआ है तो हम उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। और अगर हम उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान ही नहीं रहे हैं तो वो अलाउड होगा कि नॉट अलाउड होगा? अलाउड होगा। इसी तरह ऑफ एनी करेंसी, बताओ फॉरेन गवर्नमेंट ने इंडिया के किसी पर्सन को डॉलर्स भिजवा दिए बहुत सारे, तो क्यों भिजवा दिए? ऐसा क्या किया उसने कि उन्होंने इतने डॉलर्स भिजवा दिए? तो अगर फॉरेन एंटिटी कोई करेंसी भिजवा रहा है यहाँ पर, ओके, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। या एनी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बताओ क्या हुई? शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर, एनीथिंग। तो बाहर की गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को अगर शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर वगैरह कुछ दे रही है तो भी वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्लियर है? ओके। उसके बाद देखो कह रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा हुआ है अ कंपनी XYZ बेस्ड इन यूएस की कंपनी है, उसने 20,000 रुपए ट्रांसफर करे टू अ कंपनी ABC इन इंडिया बाय वे ऑफ डोनेशन, द अमाउंट ऑफ 20,000 शैल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगली बात कह रहे हैं फॉरेन सोर्स। देखो यहाँ हम लोग ने मीनिंग वर्ड देखा था ना, फॉरेन सोर्स से मिल रहा हो, तो फॉरेन सोर्स कौन कौन हो गए? कह रहे फॉरेन सोर्स में कौन आ जाएगा? द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, किसी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट, वहां की कोई इंटरनेशनल एजेंसी, ओके, या फिर कोई फॉरेन कंपनी, या बाहर की कोई कॉरपोरेशन, या वहां की कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये सब जो है, बाहर का कोई ट्रेड यूनियन, फॉरेन का कोई ट्रस्ट, वहां की कोई सोसाइटी, क्लब, या फॉरेन कंट्री का कोई सिटीजन। कुल मिला के फॉरेन कंट्री का कोई भी पर्सन, चाहे वहां की कंपनी हो, वहां की गवर्नमेंट हो, वहां का कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी हो, गवर्नमेंट, कोई भी हो, बाहर से कोई पर्सन यहाँ पर अगर कोई भी अमाउंट दे रहा है तो जो दे रहा है उसको फॉरेन सोर्स कहेंगे, और जो चीज दे रहा है उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहेंगे। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे हो? फॉरेन सोर्स की लिस्ट में बैंक्स, एक्चुअली देखो बैंक्स अगर हम लोग कह रहे हैं, मान लो बैंक किसी को फंड दे रहा है तो वो तो लोन के फॉर्म में दे सकता है, वो तो ECB हो जाएगा फिर, ठीक है। बिना किसी पर्पस के अगर आप कुछ ऐसी चीज दे रहे हो जो डोनेशन, बैंक कभी डोनेशन नहीं देगा। बैंक क्या देगा? बैंक हमेशा लोन देगा, और अगर वो लोन देगा तो वो ECB होगा, और ECB होगा तो कहाँ पढ़ेंगे? ECB चैप्टर में पढ़ेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। चलो अब देखो फॉरेन कंपनी कौन सी होगी? देखिए फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी है? ठीक है, आई होप नो डाउट फॉरेन कंपनी में। ओके, अब इंपॉर्टेंट मार्क करिए, हु कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। देखिए कौन कौन रिसीव कर सकता है। एनी पर्सन कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। अब देखिए शर्तें क्या है। फर्स्ट है सबके में, ठीक है, इट मस्ट हैव अ डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम। दिया है ये? नहीं दिया है? हु कैन रिसीव नहीं दिया है ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन, देख लो, इसी से देख लीजिए।
कौन रिसीव कर सकता है? कह रहे हैं कि ऐसी एंटिटी जो या तो कल्चरल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस या सोशल प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो। बताइए कौन सी एंटिटीज होती हैं जो इन कामों में इन्वॉल्व होती हैं? एनजीओ, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, या तो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, या कल्चरल काम कर रहे हैं, या सोशल प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कोई भी ऐसी एंटिटी जो कल्चरल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल या इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकती है। इसके लिए इसको करना क्या पड़ेगा? एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। एंड थर्ड, इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 3, मतलब वो जो लिस्ट प्रोहिबिटेड वाली है, ठीक है, कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी है या कोई जो वो है न्यूज एजेंसी है, ये लोग प्रोहिबिटेड होते हैं। तो कुल मिला के अगर आप सीधी सी बात समझे, कौन अलाउड है? जो एनजीओज वगैरह हैं वो अलाउड है, और उसके लिए भी उनको क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन नॉट अलाउड है? ये सेक्शन 3 में दिया है। कौन कौन है वो भी लिस्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो अगले टॉपिक पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अब ये दिया होगा आपके में, हु कैन नॉट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कौन नहीं ले सकता है। जरा देखिए फर्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, सीधे सीधे समझ में आ रहा है, इलेक्शन का कैंडिडेट है, बाहर से पैसा रिसीव कर रहा है, इसका मतलब समझ गए कि जब वो इलेक्ट हो जाएगा तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फेवर्स पहुंचाएगा। इसी तरह कोई करस्पॉन्डेंट है, कॉलुमिनिस्ट है, ये करस्पॉन्डेंट, कॉलुमिनिस्ट, जर्नलिस्ट आप कह सकते हैं, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, कोई पब्लिक सर्वेंट है, जज है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर है, पॉलिटिकल पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर है, या एसोसिएशन और कंपनी है विच इज इंगेज्ड इन न्यूज एजेंसी, ओके। हाँ, या फिर ये जो करस्पॉन्डेंट कॉलुमिनिस्ट हैं, ये जिस कंपनी को बिलोंग कर रहे हैं उसका ओनर। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द बी पॉइंट एंड दिस एच पॉइंट? बी पॉइंट में वो जर्नलिस्ट है और एच पॉइंट में उस जर्नलिस्ट का ओनर है, ओके। ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए एलिजिबल नहीं है। याद हो जाएगा, कर लेंगे पक्का, ओके। अगर आप नॉर्मल समझो तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कंट्री की कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से मना कर दिया। अब अगर मान लीजिए हमने एक एनजीओ खोली, लेट से हम कैंडिडेट फॉर इलेक्शन है, ठीक है, और हमने अपना एक एनजीओ खोला और वो एनजीओ से हम रिसीव कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं? मतलब समझ में आया क्या हुआ? हम एक कैंडिडेट फॉर इलेक्शन है, हमने सोचा हम डायरेक्टली तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले नहीं सकते हैं, तो हम इसके लिए क्या करें? हम एक एनजीओ खोल लें, उस एनजीओ का हम एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन करा लें और फिर हम उसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले लें और उस पैसे को हम यूटिलाइज करें। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे भी थर्ड पॉइंट था कि वो प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। और यहां पर भी देखो आगे लिखा हुआ है 3 states that, बताना इसका मतलब क्या हुआ? नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड नो सिटीजन ऑफ इंडिया shall accept any foreign contribution on behalf of any political party। समझ गए कि डायरेक्टली तो ले ही नहीं सकते और किसी पॉलिटिकल पार्टी या इनके बिहाफ पे भी नहीं ले सकते, ठीक है, फाइन। उसी का सेकेंड पॉइंट है नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल डिलीवर एनी करेंसी, ना ही हम करेंसी ले सकते हैं और वो करेंसी हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसको शॉर्ट में हम लोग ये बोल लें कि सेक्शन 3 में जो लोग दिए गए हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे कैन नॉट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ना डायरेक्टली ले सकते हैं ना इनडायरेक्टली ले सकते हैं। एनी डाउट? ओके, अगली हेडिंग पढ़ो, पर्सन्स टू होम सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए ये कह रहे हैं कि जैसे कोई भी ले लो, जर्नलिस्ट है मान लो, ठीक है, जर्नलिस्ट है या कार्टूनिस्ट है या ऐसा कोई न्यूज एजेंसी कंपनी है, ठीक है। अब उस न्यूज एजेंसी कंपनी ने मान लो फॉरेन में कुछ काम किया है, वो फॉरेन में कवरेज लेने गए थे या फॉरेन का कोई प्रोजेक्ट करने गए थे, उस बात की उनको सैलरी या फीस मिल रही है, तो क्या इसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लेंगे? नो, कह रहे हैं कि यही लोग अगर ये काम करते हैं, ठीक है, और इन कामों के लिए उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो वो अलाउड होगा, ओके। तभी लिखा है पर्सन्स टू होम सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। वैसे तो वो प्रोहिबिटेड थे, लेकिन अगर इन कामों के लिए उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो वो अलाउड होगा। जरा फर्स्ट पॉइंट पढ़ के देखो क्या लिखा है, किस फॉर्म में पैसा मिल रहा है? सैलरी, वेजेस। भाई अगर हमने उनको कुछ सर्विसेज दी हैं,
उसके बदले में वो हमको कुछ दे रहे हैं, दैट इज अलाउड। सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा। सेकंड वाले में देखिए, बाय वे ऑफ पेमेंट इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स, हमने उनको माल बेचा था, हमने गुड्स बेचे थे, उसके बदले में वो हमें पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा? नो। एज एन एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स इन रिलेशन टू एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय सच फॉरेन सोर्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लीजिए एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, वो फॉरेन कंपनी इंडिया में भी गुड्स बेचती है, और इंडिया में गुड्स बेचने के लिए उसने अपना एक एजेंट अपॉइंट किया हुआ है। वो एजेंट यहाँ पर गुड्स बेचता है और बदले में वो फॉरेन कंपनी उसको कमीशन देती है। अब फॉरेन कंपनी उस पर्सन को फॉरेन करेंसी में जो कमीशन दे रही है, क्या वो प्रोहिबिटेड मान लिया जाएगा? नो। वो पैसा उसको मिल रहा है एज अ एजेंसी कमीशन, इसलिए वो भी अलाउड होगा। हाँ हाँ, सेक्शन 3 वालों पे ही लग रहा है कि जो सेक्शन 3 वाले हैं अगर वो ये काम कर रहे हैं तो अलाउड होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने देखा होगा मोदी जी अक्सर कई अलग अलग देशों में जाते हैं, और वो जहां जाते हैं वहां पर उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है, वहां का सोवेनियर या कोई ऐसी चीज, तो वो भी तो सेक्शन 3 में कवर हो गए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। मान लीजिए मोदी जी किसी कंट्री में गए और वहां के लोगों ने उनको वो एक डायमंड का ताज पहना दिया, ठीक है, अब मोदी जी वो ताज पहने पहने यहाँ आ गए, और उनसे यहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा है मोदी जी को, उनसे कह रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं, तुम ताज लिए कैसे चले आए? बताओ अलाउड होगा कि नहीं होगा? डी वाला पॉइंट पढ़ो जरा, डी वाला पॉइंट पढ़ो। कह रहे हैं इफ इट इज बाय वे ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन मेड टू हिम एज अ मेंबर ऑफ एनी इंडियन डेलीगेशन। वैसे भी आपको एक बात बताएं, ये जो जैसे मोदी जी वगैरह जाते हैं और इनको सोवेनियर मिलते हैं, ये मोदी जी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकार के पास जमा हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि वो ताज घर लेके घर में पहन के बैठते हैं, नहीं, ठीक है, ये जितनी भी, बिकॉज दूसरी कंट्री ने वो चीज मोदी जी को नहीं दी है, किसको दी है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दी है, ठीक है, तो उनकी जगह कोई और होता वो उसको देते, तो इसलिए वो मोदी जी अपने घर लेके नहीं जा सकते, वो सब जमा होता है, और इसका पूरी वहाँ पे गैलरी है उनकी जिसमें उनके सारे सामान जमा हैं, कि अलग अलग कंट्री में जाते हैं कुछ ना कुछ वो लोग दे देते हैं, तो दिस ही कैन नॉट क्लेम कि ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये सब जो सामान उनको मिलता है ये अलाउड नहीं है। फ्रॉम हिज रिलेटिव, मोदी जी बाहर गए थे, वहां उनका कोई दोस्त मिल गया, हैरी, कहना हैरी तुम्हारे बचपन का भाई है, वो मुआ भाई था, एक इंडिया में रह गया था एक बाहर था, उस हैरी ने उनको कोई चीज दे दी, बताओ क्या माना जाएगा? अलाउड है कि नॉट अलाउड? अलाउड है। बाय वे ऑफ रेमिटेंस रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू एनी ऑफिशियल चैनल। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस समझ में आ गया? कह रहे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के थ्रू कुछ पैसा मिल रहा है, वो भी अलाउड होगा। और आखिरी क्या है, समझ आया? आपने ही मान लीजिए कोई फॉरेन का कुछ काम किया, जिसके फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम दिया या कुछ दिया, जिसकी स्कॉलरशिप आपको मिल गई, अब वहां से स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई, यहाँ ये लोग कह रहे फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है, तो क्या करेंगे? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस, क्योंकि उसके बदले में आपने कुछ काम किया है। ओके, तो सेक्शन 3 वाले वैसे तो अलाउड नहीं होते, लेकिन अगर इन चीजों के लिए उनको मिल रहा है तो वो अलाउड होगा। इसका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कर लोगे ना, सिंपल सा ही होगा, समझ आ जाएगा कि लेट से कोई जर्नलिस्ट था, उसने वहां पे जाके कोई काम किया जिसके बदले में उसको अमाउंट मिला, तो विल दैट बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन? ठीक है, याद रहेगा ना पॉइंट सारे। इसके बाद प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, ये सिंपल है, कह रहे हैं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर की है तो आपको एक बार इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 द सेंट्रल गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी प्रोपगेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं मान लीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम बोल नहीं रहे हैं कि वो पॉलिटिकल नेचर की है, लेकिन हम काम सारे पॉलिटिकल नेचर के कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी यहाँ अकेडमी हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन नाम के लिए हमने कह रखा है शिक्षा अकेडमी, अंदर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोपोगेशन करते हैं। तो बताओ हमारी इस अकेडमी कभी कोई पढ़ाई नहीं होती, जब यहाँ आते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं कहाँ इलेक्शन किया जाए, कैसे रैली निकाली जाए, क्या करा जाए, तो इसको क्या माना जाएगा? आप इसको पॉलिटिकल नेचर बोले या ना बोले, हम इसको पॉलिटिकल नेचर मान लेंगे, और अगर ये पॉलिटिकल नेचर की एसोसिएशन है तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकती। आपको समझ में आया लोग करने क्या लगे थे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए उन्होंने कहा अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की तरह रजिस्टर करेंगे तो हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले पाएंगे, तो उन्होंने नॉर्मल एनजीओ की तरह या किसी ऐसी एसोसिएशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिखा दिया। अब ये कह रहे हैं हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हम फॉरेन से जो है वो कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं,
हमने FCRM रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, और अंदर क्या होता है, EBCL नहीं पढ़ाई जाती है, रैली सिखाई जाती है, ठीक है, नारे लगाना सिखाया जाता है। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल पार्टी मान लिया जाएगा। हाँ वही तभी तो कह रहे हैं, नोटिफाई, आइडेंटिफाई, नोटिफाई, ठीक है। कह रहे हैं मे हैविंग रिगार्ड टू द एक्टिविटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हम उसकी एक्टिविटीज देखेंगे। आइडियोलॉजी प्रोपोगेटेड, क्या काम कर रहे हैं, क्या आइडियोलॉजी प्रोपोगेट कर रहे हैं आप, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द एक्टिविटीज ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी बाय एन ऑर्डर पब्लिश इन ऑफिशियल गजेट। आगे देखो लिखा है स्पेसिफाई सच ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर नॉट बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी। तो हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रंट पे के नहीं कह रही है कि पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसके काम को देख के, उसकी आइडियोलॉजी को देख के अगर ये पता चल रहा है कि वो पॉलिटिकल नेचर की है तो उसको भी पॉलिटिकल पार्टी मान लेंगे। ठीक है, फाइन। अगला पैराग्राफ देख लो 5(2). बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर की है, और कह रहे हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल give the organization in respect of whom the order is proposed to be made a notice in writing informing it of the grounds on which it is proposed to be specified। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे डिक्लेयर कर दिया कि ये एकेडमी पॉलिटिकल नेचर की है, तो ये कह रहे हैं उसको डिक्लेयर करने के बाद वो एक चिट्ठी भेजेंगे हमको, ठीक है, शिक्षा एकेडमी को एक चिट्ठी भेजेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल नेचर का डिक्लेयर कर दिया गया है, और अगर आप डिक्लेयर हो गए हैं तो अब आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। इज दिस लॉजिकली क्लियर? चैप्टर टफ है कि इजी? इजी है ना, कुछ है नहीं, छोटा सा है, खत्म भी हो जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा नेक्स्ट आइए, ये दिया है ओल्ड में है, ये देखो कुछ है नहीं। कह रहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट sought to be achieved by the act is to ensure that parliamentary institution, political association, academic and voluntary organization, as well as individual working in the important areas of life should function in a manner, यही लाइन पहले भी थी, consistent with the values of sovereign democratic republic. The long title act makes it clear that regulation of acceptance and utilization of foreign contribution is for the purpose of protecting the national interest. ये सब इसीलिए किया गया है ताकि नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, और हमारे कंट्री के अगर हम बाहर से कुछ ले रहे हैं तो हम बदले में उनको फेवर देंगे, वो फेवर हम उनको ना दें, इसके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी, ऑफिस बियरर आर बार्ड फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो कुछ खास ऐसा हुआ नहीं था केस में, बस उसी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को रीइटरेट किया हुआ है। अगला पॉइंट है रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। अब ये क्या है? ये हॉस्पिटैलिटी मतलब यहां के लोग बाहर गए, ठीक है, और वहां उनको हॉस्पिटैलिटी मिली। हॉस्पिटैलिटी मिली कि हॉस्पिटल मिला? हॉस्पिटैलिटी मिली, ठीक है। तो ये भी एक सवाल अराइज होता है कि भाई ऐसा क्यों, इतने फेवर क्यों मिल रहे हैं? देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बियरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी अदर बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, इन लोगों के लिए है, while visiting any country or territory outside India, except with the prior permission of central government, any foreign hospitality। मतलब ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? पहले तो बताओ कौन कौन है। देखो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बियरर, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, ठीक है, विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये लोग अगर बाहर जाते हैं तो ये फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले ही नहीं सकते या ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको प्रायर परमिशन लेनी होगी गवर्नमेंट की, यानी बिना गवर्नमेंट परमिशन के ये हॉस्पिटैलिटी रिसीव नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड दैट। अच्छा एक बात बताओ, मान लो इसमें से कोई एक, लेट से जज, ठीक है, जज बाहर घूमने गए थे और वहां जाके वो बीमार पड़ गए, ठीक है, अब वो बीमार पड़ गए तो उनको इमीडिएटली वहां के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, और जब उनको एडमिट करा दिया गया तो वहां का पूरा खर्चा जो है वो वहां की फॉरेन गवर्नमेंट ने मैनेज किया। क्या ये उनकी हॉस्पिटैलिटी मानी जाएगी? बताइए।
पढ़ो अच्छा, प्रोवाइडेड दैट पढ़िए। वो जज बेहोश पड़ा है सर, और उससे कहा जा रहा है हाँ फॉरेन का जज, मतलब जज बेहोश पड़ा है, उससे कहा जा रहा है इनको हॉस्पिटल में एडमिट करो, तो वहां वाले लोग क्या कह रहे हैं कि हम एडमिट कर लेंगे लेकिन जाओ पहले परमिशन लेकर आओ अपनी सरकार से, है ना। समझ आया। कह रहे हैं अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो ठीक है, अलाउड है, लेकिन तुम बाद में इंटीमेट कर दो, ठीक है, 1 महीने के अंदर इंटीमेट कर दो कि हाँ हमने ऐसी ऐसी हॉस्पिटैलिटी उनसे रिसीव करी है। व्हाट इज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में जरा देखो क्या क्या होगा। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मीन्स एनी ऑफर नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन। कैजुअल ऑफर नहीं, कैजुअल ऑफर समझ गए, जैसे हमारे यहाँ का बंदा वहां गया, उन्होंने कहा अरे आइए आइए हमारे यहाँ रुक जाइएगा, ये कैजुअल है। कैजुअल समझ गए, जैसे आप लोग भी तो करते हो, आइए आइए घर आइएगा, अंदर ही अंदर क्या चलता है, मत जाना, है ना। आजकल ये चलता है, पहले के टाइम पे लोग मन से बुलाते थे, आजकल ये नहीं चलता, आजकल लोग सोचते हैं आ ना जाए कहीं, हाँ मन से भगाते हैं एक्चुअली, तो हम लोग कैजुअली कहते हैं अरे आइएगा जरूर, है ना। आपके स्पेशली बच्चों के मन में यही चलता है आ ना जाए कहीं, है ना, हम लोग का काम बढ़ जाएगा, हम लोग को भेजा जाएगा सामान लेके आओ, है ना। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कैजुअल वन नहीं, किस चीज का ऑफर दे रहे हैं, मेड इन कैश और काइंड बाय अ फॉरेन सोर्स। किस चीज के लिए जरा देखो, फॉर प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, उसका आने जाने का खर्चा, उसका रहने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट सब बाहर वाले कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इन सब चीजों को क्या कहा जाएगा, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। देखो उसी चीज को टेबल उसमें लिख दिया है, द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बिफोर एक्सेप्टिंग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बियरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ कॉर्पोरेशन ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ये लोग अगर बाहर से फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव करते हैं तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन लेनी पड़ेगी। जरा प्रोवाइडेड दैट पढ़ो। वही फिर बीमार पड़ गया, है ना, बाहर जाते ही बीमार पड़ जाता है, ठीक है, एनी डाउट। अच्छा अगला टॉपिक देखो, प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट, ये कौन सी एसोसिएशन थी, एनजीओज, है ना, जो सोशल एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, जिन जो रजिस्टर्ड है, जिनको सर्टिफिकेट मिला है, वो अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही है तो वो तो अलाउड है, लेकिन क्या नहीं अलाउड है, शैल नॉट ट्रांसफर सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन। एनी डाउट। और ये जो एंटिटीज हैं, जो एनजीओज हैं, इनके ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप इस पैसे को सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे जिस पर्पस के लिए रेज किया है। देखो अगली हेडिंग, रिस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, every person who is registered and granted a certificate or given prior permission under the act and receives any foreign contribution, first point देखिए, shall utilize such contribution for the purpose for which the contribution has been received, ठीक है। बी पॉइंट देखो, shall not defray as possible as such sum, ये दिया है ओल्ड में, ठीक है, shall not defray as far as possible such sum not exceeding 20% of such contribution received in a financial year to meet administrative expenses। अपने खर्चे चलाने के लिए हम बाहर से डोनेशन ले रहे होंगे या डोनेशन के लिए ले रहे होंगे, मतलब समझिए समझिए, हम एक एनजीओ है, हम बाहर से डोनेशन ले रहे हैं, वो डोनेशन हम ले रहे हैं यहाँ पर चैरिटी करने के लिए या अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए। अब डिफरेंस समझ में आया। ये जो आपकी कंपनी के खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरी देनी है या जो रेंट देना है, ये जो खर्चे हैं, ये सारे खर्चे हुए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कह रहे हैं अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम कितना परसेंट, 20% आप यूटिलाइज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, यानी 80% आपको यूज करना है डोनेशन एंड चैरिटी के लिए। बट ऑब्वियस है बाहर की कंट्री आपको डोनेशन दे रही है तो खर्चे चलाने के लिए थोड़ी ना दे रही है, ओके, चैरिटी के लिए दे रही है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस क्या होता है,
सट्टेबाजी, ठीक है, गैम्बलिंग वगैरह। चलिए उसके बाद है, देखिए, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसिट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन सर्टेन केसेस। कह रहे हैं इन केसेस है, वही चीज बार बार रिपीट करके दी हुई है। देखो फर्स्ट पॉइंट, कुल मिला के इस चैप्टर में यही दो चीजें हैं, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, कब ले सकता है, कब नहीं ले सकता है, दैट्स इट, वही चीज है। अब कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिट करेगी, किसको प्रोहिबिट करेगी, सेक्शन 3 वालों को प्रोहिबिट करेगी। तो वो तो पहले ही प्रोहिबिट कर चुकी ना ऊपर, फिर नीचे प्रोहिबिट करवा रहे हैं। बी वाला देखो, बी वाला, ठीक है, ना हॉस्पिटैलिटी लेंगे और ना कंट्रीब्यूशन लेंगे। ये चैप्टर खत्म होने वाला है, आपको दिख रहा है अपनी बुक में, है ना, खत्म होने वाला। 2-3 टॉपिक है, रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बाद सब बेकार वाले टॉपिक है। ऑफेंसेस पेनाल्टी आपने कभी पढ़ी नहीं, है ना, आपका बस चले तो हर चैप्टर की ऑफेंसिव पेनाल्टी उठा के हटा दें, ये तो बेकार की चीज है ना, हमें कभी याद होगी। ऑफेंसेस बाय कंपनी का टॉपिक आपको आता है ना, ऐसे कई सारे, ऐसे 100-200 चैप्टर हो तो चल जाएगा ना, बड़े बड़े ना हो। चलो इसको स्टॉप करते हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इनसे खत्म हो जाएगा, वरना ऑगम से खत्म हो गया तो हाँ, जो बोथ मॉड्यूल वाले कल उनके 4 टेस्ट ना हो जाए, कल 3 टेस्ट है ना तुम्हारे, ठीक है। तो इसको हम स्टॉप करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा इस चैप्टर की भी इज्जत और गरिमा बनी रहे कि इसको 2 टर्न मिले। चलो।